नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। उसकी इकाई संख्या 1 मैं पढ़ा चुका हूं पूरा, जिसमें 4 चैप्टर मैंने आपको अध्ययन करवाए। अब इकाई संख्या 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 2 से एक्चुअली में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इकाई संख्या 1 से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको विस्तार से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इकाई संख्या 2 में आपके 6 चैप्टर हैं। इकाई संख्या 1 में 4 चैप्टर्स के माध्यम से हमने देखा था पूरा, इसमें 6 चैप्टर हैं। तो इकाई संख्या 2 का ये पहला चैप्टर है, अध्याय संख्या 1। ठीक है, हिंदी साहित्य पेपर 1 बीए फिफ्थ सेमेस्टर न्यू बैच के अंतर्गत आप क्लास देख रहे हैं, यूनिट 2 चैप्टर संख्या 1, जिसमें हम चर्चा करेंगे रस सिद्धांत के बारे में। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ना है। और भारतीय काव्य शास्त्र में बेसिकली 6 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है जिसको सबसे पहले दिया आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कहा कि काव्य की आत्मा रस है, रसस्ते असो इति रसः, या और भी चीजें कहा। तो काव्य की आत्मा कौन सी है? रस काव्य की आत्मा है। भरत मुनि की रचना आप जानते ही हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र में उन्होंने तमाम सारी बातें कही, तो उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। तो रस सिद्धांत हो गया पहला। दूसरा सिद्धांत आपका होता है इसी में अलंकार सिद्धांत। फिर तीसरा आता है आपका तीसरा है रीति सिद्धांत। चौथा फिर उसके बाद में आपका आता है औचित्य, ठीक है, वक्रोक्ति, आनंद, वक्रोक्ति, फिर सॉरी ध्वनि सिद्धांत। तो ये सब 6 सिद्धांत को मिला करके हैं। उन 6 सिद्धांतों को आपको 6 चैप्टर्स में पढ़ना है। तो पहला सिद्धांत है रस सिद्धांत। चैप्टर संख्या 1 रस सिद्धांत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। औचित्य पहला, रस सिद्धांत, फिर अलंकार, फिर रीति 3 हो गया, फिर ध्वनि सिद्धांत, फिर औचित्य, फिर वक्रोक्ति। ये 6 सिद्धांत होते हैं। ये 6 के आचार्य अपने अपने हैं, जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि काव्य की आत्मा क्या है, काव्य का शरीर स्वरूप क्या है, सबके बारे में बताया है। बहरहाल चर्चा करते हैं रस सिद्धांत के बारे में, समझे। रस सिद्धांत की अगर बात करें बाबू, तो भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है रस सिद्धांत। सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? रस सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है बेटा, ठीक है। रस सिद्धांत की अगर बात करें तो इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, जो कि सबसे पहले काव्य शास्त्री माने जा सकते हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र रचना लिखी और उस रचना के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले एक जबरदस्त तरीके से रस के बारे में बताया। रस शब्द का मतलब क्या होता है? रस का मतलब गन्ने का रस या उसका रस नहीं होता है। रस का तात्पर्य सीधे सीधे किससे होते बाबू? रस का सीधे सीधे मतलब किससे होता है? रस का सीधे सीधे मतलब होता है जब किसी रचना को आप पढ़ते हैं, किसी नाटक को आप देखते हैं, रचना को पढ़ने से, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद के भाव आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं, उसी को रस कहा जाता है। जब आप किसी रचना को देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं, तो आप आनंदित महसूस करते हैं। हो सकता है आप क्रोधित महसूस करें, हो सकता है विभत्स महसूस करें। तो रस 8 प्रकार के होते हैं। एक रस और आया है 9वां रस। तो इस तरीके से रस 9 हो गए। कहीं ना कहीं पे और भी डीप लेवल में पढ़ेंगे तो और भी रसों की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? बिना रस के काव्य एकदम से प्राणहीन शरीर की भांति हो जाएगा, यानी एक शव की भांति माना जाएगा। यानी काव्य में जब तक रस नहीं निकलेगा काव्य को पढ़ने से, तब तक काव्य का कोई मतलब नहीं है, ऐसा आचार्य भरत मुनि भी कहते हैं। रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, आस्वाद और अनुभव, फीलिंग्स। तो रस के द्वारा ही ये सब, और जब आप किसी चीज को पढ़ते तो आनंद मिलता है, रस आस्वाद होता है, रस आस्वादन होता है, अनुभव मिलता है। कविता का अंतिम लक्ष्य होता है पाठक या श्रोता को भाव अनुभूति करना। वो एक प्रकार से जब कविता को पढ़े या रचना को पढ़े तो वो इसी में घुल मिल जाए, उसकी भाव भंगिमाएं सब उसी में एकदम से चली जाएं, और वह भाव अनुभूति रस के माध्यम से ही होती है। अगर रस ना हो काव्य में तो व्यक्ति का साधारणीकरण नहीं होगा। मान लेते कोई व्यक्ति घर पे बहुत ज्यादा दुखी था और वो गया कपिल शर्मा का शो देखने। अब कपिल शर्मा के शो में पता चले कि कॉमेडी ही सही तरीके से ना हो पाए, हास्य रस नहीं वहां पर सही तरीके से हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वह कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर रस ही नहीं रहेगा तो वहां पर कपिल शर्मा की कॉमेडी में क्या होता है? हास्य रस की अनुभूति होती है, ठीक है। हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब पुष्ट होता है, तब जाकर के वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है।
रस में जैसे आप देखते हैं, हंसी हंसी भजई दिया दिया की दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आमय हिमाचल की उछाह में, ठीक है, शीस पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी कि शंकर भगवान की शादी में आप देखते हैं वहां पर हंसी का माहौल है, शीश पर गंगा जी हंस रही हैं, भुजाओं पर भुजंगा सांप सर्प हंस रहे हैं, ठीक है, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, भगवान का जो एक प्रकार से जो बाघांबर पहने वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे हंस रहा है, तो सब कुछ वहां पर हंसी का माहौल है, तो वहां पर हास रस की उत्पत्ति। ऐसे ही आप देखते करुण रस, जहां पर लोग रोते धोते हैं, शोक, शोक नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव शोक होता है, वही शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस में जैसे कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप तेज बल रूप रूप तेज बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल 12 जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा ये सब अनेकों प्रकार से विलाप करती हैं, तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। वीर रस भी होता है, तो वीर रस में जैसे अभिमन्यु कहता है कि जो है, अभिमन्यु क्या कहता है, अरे भले कुछ कहता है कि सुकुमार तुम जानो मुझे, मामा तथा निजतात से समर में मुझे, मतलब कि युद्ध में, मतलब ऐसा बोलता है वीर रस की उत्पत्ति। जैसे वीर रस की उत्पत्ति, सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, तो इसमें यहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। तो जब आप इसको पढ़ते तो आपके रोए खड़े हुए जुनून आ जाता है, आप भी वीरता पूर्वक उससे प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसे ही चीजें और भी होती हैं और आप प्रफुल्लित होते चले जाते हैं और चीजें आपको मिलती रहती हैं, और इस तरीके से चीजें आपके लिए हमेशा होती रहती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, जब आप इन चीजों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको चीजें मिलती हैं। तो हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें रस की अनुभूति होती है। तो रस काव्य की क्या है, एक आत्मा है, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब भरत मुनि ने ऐसा बताया तो उसके बाद में फिर आगे समझने का प्रयास करें, यानी जब भी कोई व्यक्ति जाए और अपनी अपनी जो उसकी फीलिंग्स है वो भूल जाए और उसी काव्य में विलीन हो जाए, उसी नाटक देखने में विलीन हो जाए, इसी को बोलते हैं। महर्षि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का प्रतिपादन किया, बाद में अभिनव गुप्त ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट, आचार्य भामा भले ही अलंकार के आचार्य रहे हैं, अलंकार के प्रणेता आचार्य, लेकिन इन्होंने भी रस को अपनाया है, रस को अलग नहीं करते हैं। तो इन सभी विद्वानों ने, खास करके आनंदवर्धन जो ध्वनि संप्रदाय को, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता है आनंदवर्धन, ये भी जो है रस से नहीं बच पाते हैं और रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, और ये कहते हैं जो ध्वनि होती है वो रस से ही उत्पन्न होती है, रस जब रस तब तक नहीं उत्पन्न होगा जब तक ध्वनि नहीं होगी काव्य में। इसकी व्याख्या को और अधिक गहराई देते हैं सारे विद्वान, ठीक है। यानी आप देखेंगे रस के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि रस सिद्धांत के, और इसके समर्थकों में अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य भामा एक अलग संप्रदाय के प्रणेता हैं। भामा किस संप्रदाय के प्रणेता है बेटा, अलंकार संप्रदाय के, ठीक है, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के, लेकिन ये दोनों भी रस की महत्ता को स्वीकार करते हैं। भारतीय साहित्य में यह सिद्धांत इतना प्रमुख है कि कहा गया है कि रसात्मकम व काव्यम, अर्थात काव्य का सार उसकी आत्मा रस ही होता है। रसात्मकम व काव्यम मतलब कि काव्य का सार या उसकी आत्मा क्या है, काव्य या उसकी सार उसकी आत्मा रस में ही होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए रस सिद्धांत को क्या कहा गया है, इसीलिए रस सिद्धांत को काव्य शास्त्र की रीढ़ कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखिएगा रस की परिभाषा, हेडिंग डालिएगा बेटा रस की परिभाषा, ठीक है। भरत मुनि कहते हैं रस की परिभाषा को देते हुए, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने दी है। ये परिभाषा क्या है बाबू, ये परिभाषा है कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानते शोक रस है, अब शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है, सॉरी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो शोक नामक अस्थायी भाव क्या करता है, यही आप परिभाषा बनाते हैं कि शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या इसी को व्यभिचारी भाव को क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं।
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव से, व्यभिचारी भाव जब आपस में मिल जाते हैं तो इसी के संयोग से किसकी होती, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं। अभिनव गुप्त की बात की जाए तो अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं रसों की निष्पत्ति दर्शकों के हृदय में निहित अस्थाई भाव के सर्वत्रीकरण से होती है। वहीं पर यानी कि जब व्यक्तिगत भाव सार्वभौमिक हो जाते हैं तब रस का अनुभव होता है। इस तरीके से रस के बारे में विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से कहा, और मैं जो है आगे बढ़ूंगा और आगे चीजों को जानने का प्रयास करूंगा। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं रस के बारे में, उसको समझते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ भी रस की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। क्या कहते हैं बाबू ये, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि कविता वही है जिसमें रस की अभिव्यक्ति होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने कहा। ये सब परिभाषा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार आप लोगों के लिए परिभाषा तैयार की गई जो आप सीधे परीक्षा में अपने लिख पाएंगे अपने शब्दों में। जब काव्य में वर्णित भाव पाठक या दर्शक के मन में एक अद्भुत, आनंदमय और सार्वत्रिक अनुभव उत्पन्न करते हैं, वही रस कहलाता है। जब कोई रचना को किसी पाठक या किसी नाटक को पाठक देखता है तो उसमें तल्लीन हो जाता है, उसी में एकदम से वो घुल मिल जाता है और अपनी सारी पिछली जितनी भी घटनाएं उसको भूल करके उसी घटना में एकदम से तल्लीन हो जाता है। उसके बाद में उसको आनंद की अनुभूति होती है, वही अनुभूति ही रस कहलाती है। रस की निष्पत्ति, प्रोसेस ऑफ रस रियलाइजेशन, अंग्रेजी में समझे। रस की उत्पत्ति निम्न तत्वों के संयोग से होती है। पहला तत्व होता है विभाव। विभाव की बात की जाए तो रस की उत्पत्ति का कारण होता है विभाव। जैसे होता है आपका अस्थाई भाव, अस्थाई भाव आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है, अस्थाई रूप से बना रहता है, ठीक है। लेकिन जो विभाव होता है रस की उत्पत्ति का कारण बनता है। विभाव माने जैसे कि आप जैसे सांप को देखें तो आप मतलब या कुछ भी चीज को देखते हैं आप, तो जो जैसे रचना को पढ़ते हैं तो आपने रचना में क्या आपको मिला, तो रस की उत्पत्ति का जो कारण है वो विभाव होता है। विभाव ही एक प्रकार से, विभाव को देखने के बाद में आप चाहे जैसे सांप को देखने पर डर जाते हैं या कोई गंदगी के स्थान पर जाते हैं तो डर जाते, मतलब कि एकदम से विभत्स सा लगता है, तो घृणा लगता, तो इस तरीके से, तो वो होता है विभाव। दूसरा होता है आलम्बन विभाव। तो विभाव कई प्रकार के होते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, कोई पात्र या कोई व्यक्ति हो सकता है। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, जैसे वातावरण, ऋतु, स्थिति, इन सभी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं विभाव, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये रस की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अगला अनुभाव। अनुभाव जो होता है विभाव के बाद में ये कार्यरत होता है। अस्थाई भाव के फलस्वरूप जो बाह्य क्रियाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, नृत्य करना हो गया। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी डाउन है। यही अनुभाव होता है, जैसे हंसना, रोना, नृत्य करना, ये सब। इसके बाद में होता है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। क्षणिक और सहायक भाव जैसे लज्जा आना, चिंता होना, उन्माद होना, ये सब होता है आपका, ठीक है, व्यभिचारी भाव। एक होता है अस्थाई भाव, हृदय में निहित अस्थाई भाव जैसे रति यानी प्रेम, हास यानी हास्य, शोक यानी करुण, ये सब अस्थाई भाव विद्यमान रहते हैं हर व्यक्ति के मन में। और समय आने पर जब विभाव रूपी चीजों को देखते हैं तो विभाव के बाद में जो है अनुभाव और व्यभिचारी भाव इन सभी से मिलने से फिर रस की निष्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यही अस्थाई भाव सार्वत्रिक होकर के रस में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से रस की निष्पत्ति होती है। अतः रस बराबर क्या होता है, रस बराबर विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव प्लस अस्थाई भाव, सभी को मिला ले तो जाकर के अपना रस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा रसों का प्रकार, टाइप्स ऑफ रस। भरत मुनि के प्रारंभ ने मतलब भरत मुनि ने प्रारंभ में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था, ठीक है। उनमें से कौन कौन से रस थे। पहला रस आपका है, पहला रस है बाबू श्रृंगार रस। अस्थाई भाव इसका रति होता है। यही रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति करता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है,
जब प्रेमी प्रेमिका मिले रहते हैं संयोग श्रृंगार, और जब बिछुड़ जाते हैं तो वही जो है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलते हैं और वियोग श्रृंगार में बिछड़ जाते हैं। दूसरा रस होता है हास्य रस। हास्य माने होता है हंसना। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। मैंने आपको बताया था हंसी हंस भजे देखे दुल्हा दिगंबर को, जहां पर हंसी मजाक की बातें हो। तीसरा रस होता है करुण रस, जहां पर रोने धोने की बात हो रही हो, दुख की बात हो, अस्थायी भाव इसका शोक होता है। चौथा रस होता है रौद्र रस। रौद्र रस अस्थायी भाव इसका क्रोध होता है। इस क्रोध में एक प्रकार से ऐसा चीजें होती हैं, जहां पर क्रोध होता है वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवा रस है वीर रस। ठीक है, अस्थायी भाव वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। छठा रस होता है भयानक रस। अस्थायी भाव इसका भय होता है, डर। ठीक है। सातवां विभत्स रस। अस्थायी भाव इसका जुगुप्सा होता है। विभत्स माने कोई चीज जो देखने में अच्छी ना लगे उसको विभत्स कहते हैं। आठवां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। इस तरीके से ये 8 रस है जिसको भरत मुनि ने पहले बताया था। बाद में एक रस जो है विद्वानों ने और बताया, आचार्यों ने। बाद वाला रस कौन सा बाबू? बाद में आचार्यों ने नवम रस को जोड़ा, और नवम रस कौन सा है? शांत रस। ठीक है, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? सम यानी शांति जो है अस्थायी भाव जो है उसको शांत रस के रूप में जोड़ा गया। इस तरीके से कुल मिलाकर के अब 9 रस हैं। कुछ आचार्यों ने भक्ति रस को भी माना है, जिसमें संख्या बढ़ा करके अब 10 से 12 के आसपास रसों की संख्या हो जाती है। कुछ और रस भी इसमें इंक्लूड अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किए हैं। बहरहाल 9 रस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य और उनके मतों की अगर बात की जाए तो रस को लेकर के कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बातें कही। जैसे पहले विद्वान है जिन्होंने रस सिद्धांत का प्रवर्तन किया, उनका नाम है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा? कहा कि रस का प्रथम प्रतिपादन इन्होंने किया सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में दूसरे विद्वान है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की अगर बात करें तो अभिनव गुप्त रस को सार्वत्रिक भावानुभूति मानते हैं। ठीक है। आचार्य भामा की बात की जाए तो अलंकार को महत्व देते हैं, लेकिन रस की महत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा आनंदवर्धन रस को ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त मानते हैं ये। ठीक है, तो कहते हैं कि रस जो होता है ध्वनि के माध्यम से ही निकलता है। भामा कहते हैं अलंकार को महत्व देते हैं, लेकिन रस की महत्ता को भी भामा स्वीकार करते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं, और आचार्य भामा की बात की तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है, लेकिन दोनों लोगों ने रस की महत्ता को स्वीकारा है। आचार्य विश्वनाथ सबसे आधुनिक विद्वानों में से एक है। इन्होंने कहा कि रस ही काव्य की आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रस के बिना काव्य को सौ यानी कि मुर्दा शरीर कह सकते हैं, यानी बिना प्राणों का शरीर जैसे होता है, इसी प्रकार से अगर रस में मतलब काव्य में अगर प्राण तत्व को निकाल दिया जाए, जिस तरीके शरीर से प्राण निकाल दे तो रस मतलब शरीर लगेगा, ऐसे ही अगर काव्य से रस को हटा दे तो काव्य मर जाएगा, काव्य मुर्दे की भांति लगेगा। ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। रस सिद्धांत की विशेषताओं को जानने से पहले आप जान लीजिए कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपको पीडीएफ मिल सकती है सभी चैप्टर की। ठीक है, अधिकतर चैप्टर की पीडीएफ बन रही है। देखिए यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 की सारे यानी कि 4 पीडीएफ मतलब 4 चैप्टर की वो पीडीएफ, और पूरे यूनिट की ये पीडीएफ यानी 6 चैप्टर्स की, ये आपको तुरंत मिल जाएगी। क्लास हो या ना हो उससे पहले आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, तो आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा और भी चैप्टर्स की पीडीएफ तैयार हो रही है, वो सब भी मिलती रहेगी। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, जैसे एसएमएस करेंगे क्या, अपना नाम एसएमएस करना, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट से नेम, और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, आपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपकी लगेगी। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, क्यूआर कोड भेज, जैसे आप इतना लिख करके एसएमएस कीजिएगा, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। जैसे आप फीस जमा करेंगे, आपके पास जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको जितनी भी प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स तैयार हो रहे हैं, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास तैयार हो रहे हैं, वो सब आपको मिलेंगे। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो, सभी टाइप की व्यवस्था आपके लिए की जा रही है, बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। मात्र 100 रुपए फीस में सब कुछ मिलेगा। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके दोनों सब्जेक्ट की तैयारी, दोनों पेपर की, दोनों सब्जेक्ट यानी 4 पेपर ये और एक पेपर को करिकुलर का, 5 पेपर आपका हो जाएगा, उनकी सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। उसमें आपको जो है सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। यहाँ पर अगर 5th सेमेस्टर में आप हैं तो जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमको गुरुजी 5वां सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना है और 6वां सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना है,
तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ पढ़ने के लिए आपको केवल 150 रुपए देने हैं, 200 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। यानी 5वां सेमेस्टर 6वां सेमेस्टर पूरा 6 सेमेस्टर आपका कंप्लीट बीए, तो आपको केवल 150 रुपए पेमेंट करने हैं। ठीक है, 2 सेमेस्टर की फीस एक साथ लेंगे। अभी चूंकि ऑफर चल रहा है, अगर आप जुड़ेंगे तो केवल 150 रुपए में आपके लिए पूरा ऑफर है। अगर नहीं जुड़ना है तो मतलब कि अगर एक सेमेस्टर का जुड़ना है तो 100 रुपए फीस, बाद में फिर 6 का लेंगे तो फिर से 100 रुपए पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आप एक साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए 50 रुपए की छूट रखी गई है। मात्र 150 रुपए में आपका 5वां सेमेस्टर 6वां सेमेस्टर दोनों का मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए विशेषताओं को समझते हैं। रस के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए रस सिद्धांत की विशेषताओं को लिखिए भाई सभी लोग। पहली विशेषता, कविता का अंतिम लक्ष्य रस की सृष्टि करना ही होता है, पहली बात। दूसरी विशेषता, रस सार्वत्रिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। ये हमेशा होता है और सभी काव्यों में होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। तीसरी बात, रस मतलब कि भावनात्मक आनंद देता है, इमोशनल आपको खुश करता है, जो सांसारिक सुख दुख से परे होता है। बिल्कुल ठीक बात है। यह कवि, काव्य और पाठक तीनों के बीच सेतु का कार्य करता है रस। इसके अलावा रस मानव हृदय की गहनतम भावनाओं को जगा करके सौंदर्य और आनंद प्रदान करता है व्यक्तियों को। तो रस सिद्धांत की विशेषताएं ये सब आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। रस की विशेषताएं ये है। रस सिद्धांत का महत्व क्या है, हेडिंग डालिएगा रस सिद्धांत का महत्व। रस सिद्धांत के महत्व की अगर बात की है तो काव्य की आत्मा, रस को ही काव्य की आत्मा माना गया, पहला महत्व। दूसरी बात, आनंद की प्राप्ति, यानी काव्य का उद्देश्य केवल ज्ञान या मनोरंजन नहीं होता है बल्कि हृदय को आनंद पहुंचाना भी होता है। इसके अलावा सार्वत्रिक अनुभव, व्यक्तिगत भाव को सार्वभौमिक बना करके सबको एक जैसा अनुभव कराना, यह भी रस का एक महत्व होता है। रस सिद्धांत के द्वारा आप देखते हैं बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ पे पाते हैं, चीजों को तदात्म कर पाते हैं, लोग समझ पाते हैं, लोग एकदम से उसी में लीन होकर के चीजों को देखते हैं, अपने जो सुख दुख है उसको भूल जाते हैं और उस रचना के सुख दुख में वो जो है अपने आप को तल्लीन कर देते हैं। संपूर्णता, रस काव्य को संपूर्ण और प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनाता है। बिना रस के काव्य उतना प्रभावशाली नहीं दिखेगा। समालोचनात्मक दृष्टि से अगर देखें, क्रिटिकल एनालिसिस करेगा रस सिद्धांत का, तो रस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है बाबू कि यह मानव जीवन का और भावनाओं से सीधे जुड़ा, मानव जीवन से और भावनाओं से जुड़ा, मानव जीवन और भावनाओं से एकदम से डायरेक्ट कनेक्टेड है जो रस होता है। किंतु आलोचक यह भी कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं बाबू, आलोचक कहते हैं कि केवल रस ही काव्य की आत्मा है। यह मानना अन्य तत्वों खास करके अलंकार, रीति, ध्वनि, इन सभी की उपेक्षा करना होगा। केवल रस ही काव्य की आत्मा नहीं है बल्कि रस के साथ साथ अलंकार, रीति, ध्वनि, ये सब भी काव्य की आत्मा या काव्य के तत्व है। केवल रस को लेकर के ही चलेंगे तो काव्य उतना अच्छा नहीं दिखेगा। जब तक कविताओं में अलंकार नहीं होगा, जब तक कविताओं में रस नहीं होगा, रीति ध्वनि नहीं होगी, तब तक वो कविताएं अच्छी नहीं लगेगी। यानी इन सभी तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी होता है कविताओं में। रस की सार्वत्रिकता हमेशा संभव नहीं होती है, कभी कभी भाव विशिष्ट व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। ऐसे में रस वहां पर जो है निष्क्रिय हो जाता है, ऐसे में वहां पर अलंकार या उन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आधुनिक साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति रस सिद्धांत से परे चली जाती है। तो कहीं ना कहीं पर रस के अलावा भी अन्य तत्वों का महत्व भी है। ठीक है, फिर भी काव्य के सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से अगर देखें तो रस सिद्धांत का कोई विकल्प नहीं है। अगर रस सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, रस सिद्धांत पूरे काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत कितना पावरफुल कोई नहीं है काव्य को लेकर के। ठीक है, तो रस सिद्धांत बेसिकली अगर देखें तो वो एकदम से फिट है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रभावशाली सिद्धांत रस सिद्धांत ही है। इसने काव्य को एक नई दिशा दी है जिसमें भाव और आनंद को सर्वोपरि माना जाने लगा है। इस तरीके से काव्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है या जो तत्व है वो है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत काव्य शास्त्र का एक ऐसा सिद्धांत है जो काव्य को बताता है कि काव्य में बिना रस के काव्य एकदम से प्राणहीन लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज भी जब हम किसी कविता, नाटक या कहानी को पढ़ते हैं और उसमें डूब जाते हैं तो यह रस सिद्धांत की ही सफलता है। जब उसी कहानी में डूब जाते, कोई मूवी आप देख रहे हो और मूवी में एकदम से घुस गए हैं, मूवी में क्या होगा, ऐसे महिलाएं सीरियल देखती, सीरियल में भाई क्या होगा, वो अपने आप पे उतार लेती उन चीजों को, सीरियल को। तो कहीं ना कहीं उसी को साधारणीकरण कहते हैं, उसी को रस कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रस बिना कविता निष्प्राण है, रस ही काव्य का जीवन और उसकी आत्मा है। ऐसा कहना सर्वोपरि होगा।
और सभी विद्वानों ने, अधिकतर विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। रस का खंडन नहीं करते, लेकिन अन्य तत्वों की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सब भी रस के साथ साथ ही उसके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा। चैप्टर नंबर 1 को समझ लिया, अध्याय संख्या 1 को समझा यूनिट नंबर 2 के। अब इकाई संख्या 2 के बारे में, मतलब इकाई संख्या 2 के अध्याय संख्या 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे अलंकार सिद्धांत के बारे में। आचार्य भामह ने किस तरीके से अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, और उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अलंकार संप्रदाय है क्या, विभिन्न अलंकारों के बारे में भी आपको एक सरसरी नजर में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।